अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर हयात के एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी खरे सिक्के को सुनते हैं। उन दिनों में जिस जगह तैनात था वहाँ मेरे थाने के हुदूद में आने वाले एक गांव में चौधरी नाजिम की अमलदारी थी। इसके दो बेटे इंतहाई काहिल और हठहराम थे। चौधरी इन्हें समझाता रहता था कि वो कामकाज में दिलचस्पी लें और ख़ानदान में चौधरी के सच्चे जानशीन कहलाएं। लेकिन दोनों भाइयों का ये मानना था कि जब इतनी ज़मीनें हैं, इतनी दौलत है और नौकरों मज़ारों की फ़ौज है तो इन्हें काम करने की क्या ज़रूरत है। चौधरी इनकी हालत देखकर कुढ़ता रहता था। एक रात उसके जहन में एक अनोखी तदबीर आई और उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। राशिद और अरशद को इस बात पर हैरत थी कि बाप ने इनसे ऐसी कौन सी खास बात करनी है जो रात के वक्त अपने पास बुलाया है। राशिद अरशद से 2 साल बड़ा था और अरशद की उम्र 24 साल थी। राशिद 26 साल का था। इन दोनों की आपस में ना तो गहरी दोस्ती थी और ना ही कोई ख़ास दुश्मनी, बस रस्मी सा ताल्लुक़ था। हालांकि सगे भाई होने के नाते रस्मी और सरसरी नहीं बल्कि बड़ा अटूट ताल्लुक़ होना चाहिए था, जो कि बदकिस्मती से नहीं था। शाम के वक्त राशिद ने अरशद से पूछा, अरशद तुम्हें कुछ अंदाज़ा है अब्बा जी हमसे क्या कहना चाहते हैं? अरशद ने बेजारी से जवाब दिया, अब्बा जी के पास कोई नया मौजू नहीं है। वो एक मरतबा फिर हमारी कोताहियों और नालायकियों को गिनवाएंगे और आखिर में नसीहत करेंगे कि हमें कामकाज पर तवज्जो देना चाहिए और इस राज को समझने की कोशिश करना चाहिए कि अपनी चौधराहट को किस तरह कायम व दायम रखा जा सकता है, वगैरह वगैरह। ये सब तो वो करेंगे ही। राशिद गहरी संजीदगी से अस्बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज वो कोई ऐसी बात कहेंगे जो इससे पहले कभी ना कही हो। कौन सी बात राशिद? अरशद के कान खड़े हो गए। राशिद ने कहा, यही तो समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कहने वाले हैं। तुम्हें किस बात से लगा कि वो कोई नई बात करेंगे? अरशद की संजीदगी में इजाफा हो गया। मुझे तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। हो सकता है कुछ भी ना हो, राशिद ने कंधे उचकाते हुए कहा, लेकिन मुझे इनके चेहरे से लगा जैसे वो किसी बात के लिए परेशान हैं। वो खासे उलझे हुए थे। इनकी उलझन कहीं वही तो नहीं? अरशद ने मायनाखेज अंदाज में बड़े भाई की तरफ देखा। तुम समझ रहे हो ना, चंद रोज पहले भी हम इस मौजू पर बात कर रहे थे, तुम्हें याद है ना? जिस मौजू का अरशद ने हवाला दिया था वो चौधरी नाजिम की चौथी शादी से मुतालिक था। राशिद और अरशद की वालदा साहिदा चौधरी की तीसरी बीवी थी, जो 10-12 साल पहले अपने खालिक के हकीकी से जा मिली थी। पहली दोनों बीवियों से कोई औलाद नहीं थी। राशिद नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, तुम्हें मजाक की सूझ रही है और मैं संजीदा हूँ, तो ठीक है, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? अरशद ने बेपरवाही से कहा, रात को अब्बा जी खुद ही बता देंगे कि मसला क्या है। वो दोनों इस मौजू को लपेटकर अपनी अपनी राह हो लिए। आप भी सोच रहे होंगे कि ये कहानी एक अनोखे अंदाज से शुरू हो रही है। इसकी तफसीलात तो मैं कहानी के दरमियान कहीं बयान किया करता हूँ, जबकि कहानी की इब्तिदा मैं केस पकड़ने से करता हूँ और फिर परत दर परत वाक़यात खुलते चले जाते हैं। अहम बात यह है कि कहानी कहीं से भी शुरू हो, इसे मुकम्मल होना चाहिए। रात को सोने से पहले दोनों भाई अपने बाप के कमरे में पहुंच गए। इस हवेली में सिर्फ यही तीनों अफराद अपने मुलाजमों के साथ रहते थे, चौधरी नाजिम और उसके ये दोनों बेटे जो अभी गैर शादीशुदा थे। नाजिम मौजा नूरियाबाद का चौधरी था। ये लगभग 500 नफूस पर मुश्तमिल था। यहाँ पर तकरीबन 130 मकान थे और ये एक रवायती किस्म का गांव था। चौधरी दोनों बेटों को अपने सामने देखकर उठ बैठा और नकाहत भरे लहजे में बोला, आओ आओ, अभी तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। वो दोनों चौधरी नाजिम के बेड के करीब रखी कुर्सियों पर बैठ गए और सवालिया नज़रों से अपने बाप को देखने लगे। इसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि इन लम्हात में चौधरी बेहद परेशान और उलझा हुआ दिखाई देता था। यह अलग बात कि वो परेशान होने के साथ साथ परेशानी की भरपूर एक्टिंग भी कर रहा था। अब्बा जी खैरियत तो है ना? राशिद ने तशवीश भरे लहजे में पूछा। अभी तक तो खैरियत ही है, वो खांसी की अदाकारी करते हुए बोला। क्या मतलब अब्बा जी? अरशद ने मुतामिलाना अंदाज में इस्तफसार किया। मतलब यह है पुत्र जी, चौधरी ने अरशद के चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, अगर अभी तक खैरियत है तो इसका मतलब ये नहीं कि सदा खैरियत ही रहेगी। किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। अब्बा जी
آپ صاف صاف بات کیوں نہیں کرتے؟ راشد کے لہجے میں حقیقی پریشانی تھی۔ آخر ایسا کیا ہونے والا ہے جو آپ اتنے الجھے ہوئے ہیں؟ وہ باری باری راشد اور ارشد کی طرف دیکھتے ہوئے گمبھیر انداز میں بولا، میں 70 سے زیادہ کا ہو گیا ہوں اور کتنے دن جیوں گا، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ… ابا جی، آپ ایسی باتیں نہ کریں، راشد نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، پھر تشویشناک نظر سے ارشد کی طرف دیکھنے لگا۔ ارشد نے گہری سنجیدگی سے کہا، اللہ مزید 100 سال تک آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ آپ آج اتنے مایوس کیوں ہیں؟ میں مایوس نہیں ہوں، بلکہ ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ میرے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے، اسی لیے میں نے سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کیا ہے۔ چودھری نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر ڈرامائی انداز میں بیٹوں کی جانب دیکھا تو ارشد نے بتابی سے پوچھا، کس قسم کا فیصلہ ابا جی؟ بتاتا ہوں۔ چودھری نظام نے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر گہری سنجیدگی سے بولا، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آنکھ بند ہونے سے پہلے میں اپنا جانشین مقرر کر جاؤں۔ جانشین؟ دونوں نے چونک کر حیرت بھری نظر سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر الجھن زدہ انداز میں اپنے ابا جی کو تکنے لگے۔ ابا جی، چودھری ناظم نے بڑے رسان سے کہا، اصولی طور پر تو جو سب سے بڑا بیٹا ہوتا ہے وہی جانشین ٹھہرتا ہے، باپ کے انتقال کے بعد وہی سارے معاملات کو سنبھالتا اور چلاتا ہے، لیکن مجھے تم دونوں میں سے کوئی بھی اس قابل نظر نہیں آتا جو میری وفات کے بعد اس گاؤں کی چودراہٹ سنبھالے۔ میں نے تم لوگوں کو ہزاروں مرتبہ سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو، جب میری آنکھ سدا کے لیے بند ہو جائے گی تو تمہارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی، زندگی گزارنا اتنا آسان نہیں ہے جیسا کہ تم سمجھ رہے ہو، لیکن افسوس کہ تم دونوں نے کبھی میری نصیحت کو توجہ سے سنا اور نہ ہی اس پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ وہ چند لمحات کے لیے رکا اور پھر ہانپنے لگا، پھر سانس ہموار کرنے کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوا۔ تم دونوں کے غیر سنجیدہ رویے سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر کسی رات اچانک میری روح کفن سری سے پرواز کر گئی تو زمین، جائیداد اور جانشین کے سلسلے میں تم لوگ بڑے خطرناک قسم کے ایک دوسرے کے خلاف ہو جاؤ گے اور بڑے خطرناک قسم کے تنازعات بھی جنم لیں گے، اور اللہ نہ کرے تم لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن اور لہو کے پیاسے ہو جاؤ گے۔ اس لیے میں نے… ابا جی، آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ راشد نے تشویش بھری نظر سے اپنے باپ کی طرف دیکھا، یہ اچانک آپ کا ذہن اتنے زیادہ خدشات میں کیوں گھر گیا ہے؟ اچانک نہیں پتر جی، اس نے شاکی نظر سے راشد کی آنکھوں میں جھانکا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، یہ نتیجہ میں نے برسوں کے تجربے اور مشاہدے سے اخذ کیا ہے۔ تم لوگوں کا ایسا کیا ہے جو مجھ سے چھپا ہو، اور یہ کہ پہلے مجھے اپنی بات پوری کرنے دو، پھر سوال جواب کرنا۔ وہ ایک مرتبہ پھر رکا اور پھر گہری سنجیدگی سے اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنی وصیت لکھواؤں گا اور اس پکی تحریر میں بھی یہ طے ہو جائے گا کہ میری موت کے بعد تم دونوں میں سے کون میرا جانشین بنے گا۔ جو جانشین ہوگا وہی موضع نوری آباد کا چودھری بھی بنے گا۔ دوسرے بھائی کو اس کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنا ہوگا، اور فرض کرو اگر وہ تعاون کرنے پر تیار نہ ہو تو پھر وہ اپنی مرضی سے بھی زندگی گزار سکتا ہے، وہ چاہے تو اپنی خواہش پر زمین و جائیداد اور مال مویشی کا بٹوارا بھی کر سکتا ہے، لیکن اس علیحدگی کی صورت میں اسے وہ عزت اور مراد حاصل نہیں ہوں گی جو گاؤں کے چودھری کے بھائی کی حیثیت سے حاصل ہونا چاہیے۔ ایک ساتھ رہنے اور اتحاد و اتفاق سے زندگی گزارنے کی صورت میں سب کچھ ٹھیک اور اچھا ہوگا۔ لیکن ابا جی، چودھری ناظم کے خاموش ہوتے ہی ارشد نے تشویشناک انداز میں استفسار کیا، آپ کی باتوں سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس وصیت کے مطابق ہم دونوں میں سے کوئی بھی آپ کا جانشین مقرر ہو سکتا ہے، چھوٹے بڑے کی کوئی قید نہیں؟ کوئی قید نہیں، چودھری نے قطعیت سے کہا، جو بھی خود کو اس منصب کا اہل ثابت کرے گا وہی میرا سچا جانشین ہوگا۔ اس کا مطلب ہے ابا جی، راشد نے پرسوچ انداز میں کہا، آپ نے ہمیں کسی کڑی آزمائش سے گزارنے کا پروگرام بنا لیا ہے نا؟ اللہ تمہارا بھلا کرے۔ چودھری نے سر کو اثباتی جنبش تھی، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، آزمائش تو واقعی بڑی کڑی ہے، اب دیکھتا ہوں کہ تم دونوں میں سے سرخ روح کون ہوتا ہے۔ اور وہ آزمائش کیا ہے ابا جی؟ ارشد نے دلچسپی لیتے ہوئے سوال کیا۔ چودھری ناظم نے گمبھیر لہجے میں جواب دیا، تم دونوں میں سے جو کوئی بھی میری بتائی ہوئی لڑکی سے شادی کر کے دکھائے گا وہی میرا جانشین بنے گا۔ اس آزمائش کے نتیجے کے بعد ہی میں اپنی زندگی میں باقاعدہ وہ پکی وصیت لکھواؤں گا جو میرے مرنے کے بعد قابل عمل ہوگی، اور اس وصیت کی روشنی میں
नूरियाबाद के आइंदा चौधरी का इंतखाब किया जाएगा। राशिद और अरशद लड़की और शादी वाली बात पर मजीद उलझ कर रह गए और उन्होंने बैक वक्त अपने अब्बा जी से पूछा, आप किस लड़की की बात कर रहे हैं अब्बा जी? नुसरत की, चौधरी नाजिम ने इंकिशाफ अंगेज लहजे में कहा। हाँ, मैंने इसी नुसरत का जिक्र किया है, चौधरी ने ठोस लहजे में कहा। नूरियाबाद से 8 मील के फासले पर मगरिब में जलालपुर नामी एक गांव वाक़ था। नूरियाबाद की बनिस्बत ये गांव कदरे छोटा था, यही कोई 250-300 नफूस पर मुश्तमिल। वहाँ के चौधरी का नाम काजिम था और काजिम चौधरी नाजिम का अकलौता छोटा भाई था। नुसरत चौधरी काजिम की सबसे छोटी बेटी थी, जिसकी उम्र लगभग 22 साल रही होगी। नुसरत से बड़े 2 भाई थे, हक नवाज और रब नवाज, जबकि हक नवाज से छोटे भाई रब नवाज का 3 साल पहले ऐन आलम शबाब में कत्ल हो गया था। ये एक दर्दनाक वाक़या था जिसकी तफसील आइंदा कभी एक मुकम्मल कहानी की सूरत में पेश करूँगा। फिलहाल बात नुसरत की हो रही है। राशिद ने सवाल की शक्ल में अपनी हैरत का इजहार कर दिया था। अब अरशद की बारी थी। अब्बा जी, आप भी कमाल करते हैं, अरशद ने बाप को शक्ज़दा नज़र से देखते हुए कहा। चाचा जी हमें अच्छी तरह जानते हैं और आपकी बहुत बात भी मानते हैं। आप जिस बेटे के लिए कहेंगे वो नुसरत का रिश्ता देने को तैयार हो जाएंगे। इस तरह तो आप हम में से जिसे चाहें अपना जानशीन साबित करवा सकते हैं। हमारी आजमाइश की क्या ज़रूरत है? इसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि चौधरी काजिम मेरी कोई बात नहीं टालता। मैंने तुम दोनों के बारे में काजिम से बात की थी। आखिरी जुमला उसने अपनी प्लानिंग के ऐन मुताबिक अदा किया था। दोनों भाइयों के चेहरों पर तजस्सुस भरे ज़लज़ले के आसार पैदा हुए। फिर उन्होंने एक के बाद दीगरे एक ही सवाल तो मुख्तलिफ अंदाज में किया। राशिद ने सनसनीखेज लहजे में पूछा, चाचा जी ने आपकी बात का क्या जवाब दिया? अरशद ने इस्तफसार किया, चाचा जी ने आपकी बात को कैसे लिया? उसने बड़े तहम्मुल से मेरी बात सुनी और गहरी संजीदगी से बोला। चौधरी नाजिम ने ड्रामाई लहजे में बताना शुरू किया, भाई जी, आप मुझसे बड़े हैं, मैंने आज तक आपका कोई हुक्म नहीं टाला, इस बात से भी इनकार नहीं करूँगा, लेकिन मैं नुसरत की किस्मत का फैसला आपके हाथ में देता हूँ। इसे आप अपनी सगी बेटी, अपने जिगर का टुकड़ा समझें और ख़ुद ही बता दें कि इसके लिए राशिद मौजू रहेगा या अरशद। फिर आपने हम में से किसका नाम लिया? अरशद ने इज़्तिरारी लहजे में पूछा। किसी का भी नहीं, चौधरी नाजिम ने कतई अंदाज इख्तियार करते हुए कहा। अगर मैं तुम्हें से किसी एक का नाम तजवीज़ कर दिया होता तो फिर कड़ी आजमाइश का क्या सवाल था? लेकिन फिर भी, राशिद ने खुश्क लहजे में इस्तफसार किया। आपने चाचा जी से कुछ न कुछ तो कहा ही होगा ना? हाँ, कहा था। चौधरी नाजिम ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए गहरी सांस खारिज की और थके हुए लहजे में बोला, मैंने काजिम से बड़े वाज़े और दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि मैं इन दोनों में से किसी को भी नुसरत के काबिल नहीं समझता। ओह! राशिद के होठों से मुतासिफाना आवाज़ खारिज हुई। राशिद ने पूछा, आपकी बात सुनकर चाचा जी ने क्या कहा? काजिम ने बड़ी फर्माबरदारी से जवाब दिया था। चौधरी नाजिम अपने छोटे भाई के हवाले से बताने लगा, भाई जी, तो फिर आप इन दोनों में से किसी एक को इस काबिल बनाएं, मेरी तरफ से कोई इनकार नहीं है। और अब आप हमें किसी काबिल बनाने के लिए कठिन इम्तहान में डालना चाहते हैं? राशिद ने कदरे तल्ख लहजे में कहा, है ना यही बात? तुम इसको कुछ भी समझो, चौधरी नाजिम ने लाताल्लुकी कैसे अंदाज में कहा, लेकिन मेरी यह ख्वाहिश है कि तुम दोनों अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगो। तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि लोग आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। काजिम तो हमारा अपना है, वो अगर मेरा बेहद एहतराम करता है तो तुम दोनों से भी बड़ी मोहब्बत करता है। जब उसकी राय यह है कि तुम किसी काबिल नहीं हो तो सोचो दूसरे लोगों का क्या ख्याल होगा। इसलिए वो लम्हे भर को रुका, एक गहरी सांस खारिज की और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, मैंने हतमी फैसला कर लिया है कि तुम्हें इस आजमाइश में ज़रूर डालूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों नुसरत को हासिल करने की पूरी कोशिश करोगे और तुम में से कोई एक इस कोशिश में ज़रूर कामयाब भी होगा। जाहिर है नुसरत से किसी एक ही की शादी होगी, लेकिन दूसरी की कोशिशों को भी सराहा जाएगा। मेरी नज़र में तुम दोनों की बड़ी अहमियत है। मैं चाहता हूँ तुम दोनों मेरा नाम रोशन करो। मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो, लेकिन जिस तरह नुसरत से तुम में से किसी एक की शादी हो सकती है, बिल्कुल इसी तरह मेरे बाद इस गांव का कोई चौधरी भी एक ही बनेगा और वो वही शख्स होगा
جو نجات سے شادی کرنے میں کامیاب ہوگا، اور دوسرے سے میرا وعدہ ہے۔ وہ ایک بار پھر رکا، تولنے والی نظر سے باری باری دونوں کا جائزہ لیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، دوسرے سے میرا یہ وعدہ ہے کہ وہ جس لڑکی کو بھی پسند کرے گا میں اس لڑکی سے اس کی شادی کروا دوں گا۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، راشد نے دانشمندی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ ہم میں سے کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے؟ یہ فیصلہ تم دونوں کا چاچا کاظم کرے گا، چودھری ناظم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم لوگوں کو 100 دن دیے جائیں گے، یعنی لگ بھگ 3 مہینے۔ اس دوران میں تمہیں کچھ کر کے دکھانا ہوگا۔ چودھری کاظم تمہاری کارکردگی کا جائزہ لیتا رہے گا اور 100 دن کے بعد وہ مجھے جو بھی رپورٹ دے گا میں اسی کی روشنی میں اپنی وصیت تحریر کراؤں گا۔ لیکن ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ ارشد نے زچ ہوتے ہوئے انداز میں کہا۔ یہ سوچنا تمہارا کام ہے، چودھری ناظم گہری سنجیدگی سے بولا۔ اپنے اپنے طور پر بتاؤ کہ تم ایسا کیا کرو کہ تمہارا چاچا تمہیں کارآمد سمجھنے لگے۔ لیکن اس بات کی بھی تو وضاحت ہونا چاہیے کہ چاچا کاظم کس خوبی کی بنا پر ہم میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں گے۔ یہ میں نے کاظم سے پوچھا نہیں اور نہ ہی اس نے مجھے بتایا ہے، چودھری ناظم نے بڑی سادگی سے کہا۔ جو کچھ بھی ہے اسی کے ذہن میں ہے۔ پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ باپ کا جواب سن کر راشد گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پتہ نہیں چاچا کے ذہن میں کیا چھپا ہوا ہے۔ ارشد نے کہا، ابا جی آپ نے تو ہمیں الجھا کر رکھ دیا ہے۔ ہاں تم لوگ ٹھیک کہہ رہے ہو، چودھری ناظم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ آزمائش خاصی مشکل اور الجھا دینے والی ہے، لیکن ایک بات بھی ذہن میں رکھو کہ اگر کوئی کام حلوا ہو تو اسے پھر آزمائش کہا کیوں جائے؟ وہ دونوں پریشان نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پھر باپ کے کمرے سے نکل آئے، منہ لٹکائے ہوئے۔ چودھری ناظم کی زندگی زیادہ تر تنہائی کا شکار رہی تھی۔ کچھ لوگ ایسی ہی قسمت لے کر آتے ہیں کہ انہیں محفل میسر نہیں آتی، چودھری ناظم کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ حالانکہ شادیوں کے معاملے میں اس کی کارکردگی کے نتیجے میں تو اس حویلی کو افراد سے خاصا آباد ہونا چاہیے تھا۔ چودھری نے 25 سال کی عمر میں رحمانہ نامی ایک لڑکی سے پہلی شادی کی۔ رحمانہ ایک خوبصورت اور طرح دار لڑکی تھی، لیکن وہ چودھری کو اولاد نہ دے سکی۔ چنانچہ 10 سال بعد اس نے 35 سال کی عمر میں دوسری شادی کر لی۔ اس کی دوسری بیوی کا نام جمیلہ تھا۔ جمیلہ اپنے نام کا عکس تھی۔ رحمانہ نے دل سے تو نہیں، مجبوری میں جمیلہ کو قبول کیا تھا۔ کوئی بھی عورت اپنی سوکن کو جی جان سے کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ بہرحال وقت اپنی مخصوص رفتار سے آگے بڑھتا رہا اور کچھ عرصے بعد چودھری ناظم کو بڑی شدت سے یہ احساس ہوا کہ اس نے جس مقصد کی خاطر دوسری شادی کی تھی وہ پورا ہوتا نظر نہیں آتا۔ 3 سال گزر جانے کے بعد بھی جمیلہ اسے خوشی کی کوئی خبر نہ دے سکی تھی۔ پھر ماہ و سال کا سلسلہ دھیرے دھیرے آگے کھسکنے لگا۔ دوسری شادی کے 7 سال بعد جب چودھری 42 سال کا ہو چکا تھا اور ہنوز لابلد تھا تو اس نے تیسری شادی کر لی۔ مقصد وہی تھا، اولاد کا حصول۔ اس موقع پر بہت سے لوگوں نے دبی دبی زبان میں کہا بھی کہ چودھری چاہے 100 شادیاں کر لے مگر وہ بے اولاد ہی رہے گا، کیونکہ قصوروار بیویاں نہیں بلکہ نقص اس کے اپنے اندر چھپا بیٹھا ہے۔ یہ خیال آرائی اور تبصرے چودھری ناظم کے کانوں تک بھی پہنچے، لیکن چونکہ اس نے براہ راست کسی نے اس سے پوچھا نہیں تھا اور نہ ہی کہا تھا، لہذا وہ کسی کو منہ توڑ جواب نہ دے سکا۔ اس کی تیسری شادی زاہدہ نامی عورت سے ہوئی تھی۔ اس تیسری شادی کے 2 سال بعد بھی اس حویلی میں کسی بچے کے رونے کی یا ہنسنے کی آواز نہ گونجی تو سب سے زیادہ تشویش زاہدہ کو ہوئی۔ اس سے پہلے 2 عورتیں چودھری ناظم کو صاحب اولاد نہیں بنا سکی تھیں۔ چودھری ناظم کا پچھلا ریکارڈ بتاتا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد چودھری یقیناً چوتھی شادی کر لے گا۔ زاہدہ کے سر پر گویا ایک ننگی تلوار لٹک رہی تھی۔ اگرچہ چودھری ناظم اس کی طرف سے مایوس ہو کر واقعی ایک اور شادی کا فیصلہ کر لیتا تو وہ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ جب کسی محاذ پر انسان کے ساتھ مجبوریوں کی ایک لمبی قطار کھڑی ہو تو وہ دعاؤں پر کچھ زیادہ ہی انحصار کرنے لگتا ہے۔ زاہدہ کا بھی یہی حال تھا۔ وہ دن رات جب بھی تنہائی میسر آتی رو رو کر اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ وہ اس کی سن لے تاکہ اس کی زندگی میں بہار آ جائے۔ چنانچہ اللہ نے اس کی سن لی اور شادی کے 3 سال بعد اس نے راشد کو جنم دے کر اس حویلی کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم کر دیا۔ اسی سال ایک اور اہم مگر افسوسناک واقعہ بھی رونما ہوا اور وہ یہ کہ چودھری ناظم کی زوجہ اول رحمانہ کا انتقال ہو گیا۔
پتہ نہیں اسے زاہدہ کی کامیابی اچھی نہیں لگی تھی یا اپنی ناکامیابی سے اس کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا تھا۔ 2 سال کے بعد راشد کا چھوٹا بھائی ارشد پیدا ہوا تو اس کے ساتھ ہی افسوسناک واقعے کی تجدید بھی ہوئی۔ ارشد ابھی چند ماہ کا ہی تھا کہ زوجہ نمبر 2 جمیلہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب حویلی میں فیملی کے صرف 4 افراد باقی رہ گئے تھے: چودھری ناظم، اس کی بیوی زاہدہ اور ان کی 2 اولادیں راشد اور ارشد۔ بچے جیسے جیسے بڑے ہو رہے تھے، چودھری کی عمر بھی ڈھلتی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی زاہدہ کی صحت بھی تسلی بخش نہیں رہی تھی۔ اس خاندان کی زندگی اپنی مخصوص رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی کہ ایک روز زاہدہ بھی اپنے شوہر اور دونوں بچوں کو چھوڑ کر اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو گئی۔ اس وقت چودھری ناظم یعنی جس زمانے کا یہ واقعہ ہے، 70 کا ہنسا عبور کر چکا تھا۔ 10 سال پہلے زاہدہ اس کا ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ زاہدہ کی وفات کے بعد کئی سمت سے یہ آواز بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں سننے میں آئی تھی کہ اللہ خیر کرے، اب چودھری چوتھی کے بارے میں ضرور سوچے گا، لیکن ایسا کچھ بھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد حاصل ہو چکا تھا، یعنی زمین و جائیداد کے وارث کا حصول، اس کے نام کو آگے زندہ رکھنے کا حصول۔ مگر سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ تھی کہ چودھری ناظم کی یہ دونوں اولادیں کسی کام کی نہیں تھیں، اور اب جبکہ اسے پوری طرح احساس ہو چکا تھا کہ وہ دن دور نہیں جب وہ بھی اچانک ٹوٹ کر بکھر جائے گا، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، تو اسے بیٹوں کی فکر ستانے لگی تھی اور اس نے انہیں کارآمد بنانے کے لیے ایک منصوبہ سوچ لیا تھا، جس پر عمل کرنے کے لیے اس نے انہیں اپنے پاس بلا کر ایک چیلنج دیا تھا۔ اس منصوبے میں چودھری ناظم کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی چودھری کاظم بھی تھا۔ دونوں بھائی شدید الجھن کا شکار تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ خود کو اپنے باپ کا جانشین ثابت کرنے کے لیے کیا کر دکھائیں۔ ایسا کون سا کارنامہ ہوگا جس کے بعد چودھری ناظم انہیں قابل اور اہل سمجھنے لگے گا؟ چنانچہ 2-4 روز کی سوچ بچار کے بعد وہ ایک رات پھر اپنے باپ کے پاس پہنچ گئے۔ ان کے منہ لٹکے ہوئے تھے۔ چودھری نے بغور ان کے چہروں کا جائزہ لیا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، کوئی خوشخبری لے کر آئے ہو؟ اس کے انداز میں مخصوص قسم کا طنز شامل تھا۔ ابا جی، ارشد نے مسکین سی صورت بنا کر کہا، آپ نے ہمیں بڑی مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ خوشخبری اور بدخبری تو اس وقت ہوگی جب ہم اس مشن میں کود پڑیں گے، ابھی تک تو کیا ابھی تک تم نے اپنا کام شروع ہی نہیں کیا؟ چودھری اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑا، تمہیں صرف 100 دن کی مہلت دی گئی ہے، جس میں سے تم لوگوں نے ایسے ہی آوارہ گردی میں 3-4 دن ضائع کر دیے، جیسا اب تک کرتے آئے ہو۔ راشد قدرے متحمل اور ٹھنڈے مزاج کا مالک تھا، جبکہ ارشد کی طبیعت میں غصہ اور اشتعال پایا جاتا تھا۔ اس وقت باپ کے سامنے بھی وہ اسی حالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جھنجھلایا ہوا تھا۔ چودھری ناظم کے استفسار کے جواب میں راشد نے پوچھا، ابا جی، آپ کے اور چاچا جی کے درمیان کیا طے ہوا ہے، اور چاچا جی کس خوبی کی بنا پر ہمیں پاس کریں گے، یا اس کا کچھ علم ہمیں بھی تو ہونا چاہیے نا؟ دیکھو راشد، چودھری نے گمبھیر انداز میں کہا، ہمارے درمیان کوئی باقاعدہ منصوبہ بندی تو ہوئی نہیں۔ بس یہی طے ہوا تھا کہ کاظم اپنی بیٹی نصرت کی شادی تم دونوں میں سے اس کے ساتھ کرے گا جسے وہ قابل، سمجھدار اور سنجیدہ محسوس کرے گا، اور میں نے اس معاملے میں اسے حق بجانب جانتے ہوئے اس سے اتفاق کر لیا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ تو کیا چاچا جی کو اس بات کا پتہ ہے کہ آپ نے اپنی وصیت کا حوالہ دے کر ہمیں ایک آزمائش میں ڈالا ہے؟ ارشد نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، چودھری ناظم نے گردن کو نفی میں جھٹکا دیا اور بولا، اس سلسلے میں میری اسے کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ آزمائش اور وصیت والا معاملہ صرف ہم تینوں کے درمیان ہے۔ کاظم کو میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ وہ 2-3 ماہ تک آپ لوگوں کی مصروفیت اور کارکردگی کا جائزہ لیتا رہے، پھر تم دونوں میں سے جسے بھی نصرت کے قابل سمجھے مجھے بتا دے۔ دیکھتا ہوں اب تم دونوں میں سے کون خود کو ذمہ دار اور قابل منواتا ہے۔ وہ دونوں گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد راشد نے پوچھا، ابا جی، کیا ہم چاچا جی کو اس راز میں شامل کر سکتے ہیں؟ کیا مطلب، کس راز میں؟ چودھری ناظم نے چونک کر پوچھا۔ راشد نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، یہی کہ ہم انہیں صاف صاف بتا دیں کہ آپ نے ہمیں کس امتحان میں ڈال دیا ہے۔ آپ تو کچھ بتا نہیں رہے، ہو سکتا ہے کہ چاچا جی ہی ہمیں بتا دیں کہ ہم کیا کیا کر کے ان کی نظر میں معتبر ثابت ہو سکتے ہیں۔
मुझे तो इसमें कोई एतराज़ नहीं है, चौधरी ने साफगोई का मुजाहरा करते हुए कहा, क्योंकि इन दोनों चौधरियों में पहले ही सब कुछ तय हो चुका था। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम किसी काबिल बनकर दिखाओ, लोग तुम्हें देखें और तुम्हारी सलाहियतों का एतराफ़ करें और बरमला कहें, देखो चौधरी नाजिम की औलाद कितनी समझदार और सूझबूझ वाली है। राशिद ने एक और अहम सवाल किया, क्या हम चाचा जी से इस बात का जिक्र कर सकते हैं? क्या आप कोई वसीयत लिखवाने वाले हैं जिसका इन्हिसार इनकी पेश करदा रिपोर्ट पर होगा? वो हमारे बारे में आपको जो कुछ बताएंगे आप इसी के मुताबिक वसीयत तहरीर कराएंगे। मैंने तुम लोगों को बताया है ना कि इस मामले और वसीयत वाली बात का काजिम को इल्म नहीं, चौधरी नाजिम ने ठहरे हुए लहजे में कहा। ये बात हम बाप बेटों के बीच में है, लेकिन अगर तुम लोग कोई फ़ायदा उठाने के लिए अपने चाचा या किसी और से इस बात का जिक्र करते हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा। ये सब तुम्हारी मर्जी पर मुनहसर है। अरशद ने मायनाखेज अंदाज में कहा, अब्बा जी मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ जो मेरी नज़र में बड़ा अहम है। इस सवाल ने पिछले 3-4 दिन से मेरे दिमाग को चकरा कर रखा है। जहन में तरह तरह के अंदेशे जन्म ले रहे हैं। हाँ हाँ बोलो, तुम्हारे जहन में ऐसा कौन सा खतरनाक सवाल छुपा बैठा है? चौधरी नाजिम ने अरशद की आंखों में देखते हुए पूछा, तुम 3-4 दिन से क्यों अजाब में मुब्तला हो? अरशद ने सनसनीखेज लहजे में इस्तफसार किया, अब्बा जी हम 1 मिनट के लिए ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 100 दिन की मुद्दत गुजर जाने के बाद भी चाचा जी को हम में कोई गुण नज़र नहीं आता। वो हमारी कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन नहीं होते। मतलब ये कि वो हमें इस आजमाइश में फ़ेल कर देते हैं तो फिर क्या होगा? होना क्या है? चौधरी ने सरसरी से अंदाज में जवाब दिया, जाहिर है काजिम इस सूरत में किसी भी कीमत पर नुसरत को मेरी बहू बनाने पर तैयार नहीं होगा। मुझे नुसरत से शादी करने का ज़्यादा शौक़ नहीं है, अरशद अपने मखसूस तीखे अंदाज में बोला। इसकी शादी मुझसे हो न हो या किसी से भी हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो ये फिर तुम्हें किस बात से फ़र्क पड़ता है? चौधरी नाजिम ने उसकी बात काटी और कदरे दुरुस्त लहजे में पूछा, साफ साफ कहो जो भी तुम्हारे जहन में है। और अरशद ने दो टोक अंदाज में कहा, अब्बा जी अगर चाचा काजिम हमें नाअहल करार दे देते हैं तो फिर आपकी वसीयत का क्या होगा? आप तो मुकम्मल तौर पर इन्हीं की रिपोर्ट को अहमियत दे रहे हैं ना। इस सूरत में आप वसीयत में क्या लिखवाएंगे? चौधरी नाजिम ने गंभीर अंदाज में गहरी सांस खारिज की और मुतज़ब्ज़ब लहजे में बोला, इस बात का फैसला भी मैं 100 दिन के बाद ही करूँगा। दोनों भाई मायनाखेज नज़रों से एक दूसरे को देखने लगे। चौधरी ने कहा, तुम लोग अपने जहनों को मत उलझाओ। सबसे अच्छी बात यह होगी कि तुम्हें जो भी मुहिम मैंने सौंपी है इसमें लग जाओ, नताइज की परवाह किए बगैर। अपनी अपनी बेहतरीन सलाहियतों को आजमा डालो। अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता, इस बात का एहसास तुम्हें ज़रूर होगा। अगर कभी तुम लोगों ने ज़िंदगी में मेहनत की होती तो। वो दोनों एक मरतबा फिर उलझन ज़दा जहनों के साथ अपने अब्बा जी चौधरी नाजिम के कमरे से बाहर निकल आए। मुझे तो लगता है कि अब्बा जी का दिमाग ख़राब हो गया है, अरशद ने सर पटाए हुए लहजे में कहा। वो इस वक्त हवेली के एक महफूज और पुरसुकून हिस्से में बैठे थे। थोड़ी देर पहले ही वो चौधरी नाजिम से फाइनल मीटिंग करके आए थे। चौधरी की बातों के नतीजे ही में अरशद का दिमाग तपा हुआ था। जब भी वो राशिद के सामने जहन का गुबार निकाल रहा था। राशिद ने पुरसोच अंदाज में पूछा, तुम ये बात किस बिना पर कह रहे हो? बिना? अरशद का लहजा जहर में बुझा हुआ था। राशिद ज़रा सोचो और करो, अब्बा जी उम्र के आखिरी हिस्से में किस किस्म की हरकतें करने लगे हैं। इनका जो कुछ भी है वो सब हमारा ही तो है। हम लायक हैं या नालायक, इस बहस में पड़ने की क्या ज़रूरत है? दुनिया का कोई भी शख्स इस बात को रद्द नहीं कर सकता कि हम दोनों अब्बा जी के असली और सच्चे वारिस हैं। तुम मुझसे उम्र में 2 साल बड़े हो, लिहाजा उसूल के मुताबिक तुम ही अब्बा जी के बाद इस गांव के चौधरी बनोगे और मैं तुम्हारा छोटा भाई छोटा चौधरी कहलाऊंगा। इस इलाके का निज़ाम तुम चलाओगे और मैं इस काम में तुमसे मुकम्मल ताउन करूँगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। वो सांस संवार करने के लिए रुका, फिर अपने जज्बात की आवाज़ को आगे बढ़ाते हुए बोला, मैं जो कह रहा हूँ कि अब्बा जी का दिमाग ख़राब हो गया है तो इसकी बिना इनकी यही उल्टी सीधी बातें हैं। इन्हें ये खदशा क्यों है कि इनकी फौतगी के बाद हम आपस में लड़ने झगड़ने लगेंगे, सब कुछ तबाह होकर रह जाएगा, हत्ता कि हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। और इसीलिए उन्होंने हमें वसीयत के चक्कर में डालकर नुज़रत से शादी वाली आजमाइश में फंसा दिया है। क्या कोई होशमंद आदमी अपनी औलाद के साथ ऐसा करता है? नहीं। राशिद ने इसकी तायद की और बोला, अब्बा जी ये सारा खटराग इसलिए फैला रहे हैं
कि वो हमें नालायक और बेकार समझते हैं, हमारा तमाशा बना रहे हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ अब्बा जी का दिमाग खराब हो गया है। अरशद ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। लोग 60 साल की उम्र में सटिया जाते हैं, अब कुछ भी है, राशिद ने पुरख्याल अंदाज में कहा। उन्होंने जो इम्तहान हमारे सामने रखा है इसमें तो बैठना ही होगा, चाहे इसका नतीजा कुछ भी हो। यार, क्या हम इतने ही गिरे पड़े और गए गुजरे हैं कि हमारी किस्मत और तकदीर का फैसला चाचा काजिम करेगा? अरशद ने तल्ख लहजे में कहा। ये तो बड़ी जिल्लत और शर्म की बात है। क्या तुम खुद को इस अहमकाना इम्तहान में डालने के लिए तैयार हो? जाहिर है ये तो करना ही होगा, अरशद ने सरसरी लहजे में कहा। हमारे पास अब और कोई चाराकार भी तो नहीं है। चाराकार, अरशद ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। राशिद ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछा, और क्या चाराकार है? अब्बा जी हमें निखट्टू और नालायक समझते हैं ना, अरशद ने सरगोशियाना अंदाज में कहा। क्यों ना हम दिमाग का इस्तेमाल करके इनकी इस राय को गलत साबित कर दें। लेकिन इसके लिए हमें करना क्या होगा? राशिद ने उलझन ज़दा नज़र से उसकी तरफ देखा। ड्रामा करना होगा, अरशद ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। राशिद, अगर तुम इस ड्रामे में मेरा साथ देने के लिए तैयार हो जाओ तो मज़ा आ जाएगा। कैसा ड्रामा? राशिद इस्तेजाबिया नज़र से उसे देखने लगा। अरशद पुरस्कार अंदाज में वजाहत करते हुए बोला, इसके मुताबिक हमें भरपूर अदाकारी करना होगी। मेरे ज़हन में हम दोनों का रोल है। अगर हमने अपने अपने हिस्से की एक्टिंग निभा ली तो समझो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन कुछ आइडिया के बारे में भी तो बताओ, राशिद ने आवाज़ दबाकर कहा। राशिद की बातों में उसे गहरी दिलचस्पी महसूस होने लगी थी। हमें किस किस्म की एक्टिंग करना होगी? अब्बा जी को उल्लू बनाने की एक्टिंग, अरशद एक आंख दबाकर बोला। क्या मतलब? राशिद भौंचक्का रह गया। अब्बा जी हमें किसी लायक नहीं समझते, हालांकि हम किसी से कम नहीं हैं, अरशद वजाहत करते हुए बोला। इसीलिए वो हमें इस भोंडे मजाक में डालकर बेवकूफ़ बना रहे हैं। लिहाजा हम जवाबन उन्हें उल्लू बनाने के लिए एक नाटक करेंगे। हम अपनी अपनी अदाकारी से यही जाहिर करेंगे कि हम नुसरत के हुसूल और चाचा जी की खुशनुदी के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। और ये अलग बात है कि हम दोनों की कोशिशों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। क्या मतलब? राशिद ने ताज्जुब खेज़ नज़र से भाई को देखा। मतलब ये कि हम चाचा जी को मुतासिर करने के लिए कोशिश करते नजर आएंगे, लेकिन बज़ाहिर यूँ दिखाई देगा कि मैं इस मामले में संजीदा नहीं हूँ। मुझे खुद को मनवाने और नुसरत को हासिल करने में कोई दिलचस्पी नहीं, जैसा कि मैं अब्बा जी को भी बता चुका हूँ। लेकिन तुम, उसने लम्हाती तवक्कुफ़ करके गहरी सांस ली और फिर इजाफा करते हुए बोला, अरशद, जबकि तुम अपनी कोशिश में बड़े सच्चे और संजीदा नजर आओगे। तुम कल ही मौसद जलालपुर जाओगे चाचा जी से मिलने, और फिर हर दूसरे तीसरे दिन तुम्हारा वहाँ चक्कर लगता रहेगा। मुझे यकीन है कि अब्बा जी ने चाचा काजिम को सब कुछ बता रखा है और ये दोनों भाई मिलकर इस चक्करबाजी से हमें सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हम कोई बहुत ही बिगड़े हुए हैं। वो चंद लम्हात के लिए थमा टटोलती हुई नज़र से राशिद को देखा और फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोला, राशिद, अगर तुमने मेरी हिदायत और प्लानिंग के मुताबिक अमल किया तो देखना 100 दिन तो बहुत दूर की बात है, हम एक आध माह ही में अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात मानता जाऊंगा, राशिद ने गहरी संजीदगी से इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। अब बताओ, तुम्हारे जहन में कौन सा मंसूबा पल रहा है? जलालपुर जाकर चाचा जी को मक्खन लगाने के बारे में तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ, अरशद ने मायना खेज अंदाज में कहा। तुम इनसे मिलो और अब्बा जी के खिलाफ कुछ इस किस्म की बातें करो कि वो तुमसे नाखुश हैं। तुम्हें कुछ समझते ही नहीं, हालांकि तुम तो बड़े काबिल और लायक हो। अब्बा जी ने चाचा जी के साथ मिलकर मनसूबाबंदी तैयार की है। चाचा जी यकीनन तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर तुमसे हमदर्दी जताएंगे और तुम्हें वो गुर बताएंगे जिनकी मदद से तुम अब्बा जी की नज़र में मोतबर और समझदार साबित हो सको। बस आंखें बंद करके तुम इनकी बातों पर अमल करते जाना। वो यही समझेंगे कि इनकी नसीहत काम कर रही है। तुम्हारी कारकर्दगी की रिपोर्ट वो जल्दी ही अब्बा जी को देंगे। लिहाजा कुछ ही अरसे के बाद अब्बा जी को यकीन आ जाएगा कि वो तुम्हें जो अब तक नाकारा और नालायक समझते आए थे, इनकी वो राय दुरुस्त नहीं थी। इसी तरह तुम्हारी तरफ से मुतमईन होने के बाद वो तुम्हें वसीयत में अपने गांव का आइंदा चौधरी मुकर्रर कर देंगे। तुम्हारी नुसरत से शादी भी हो जाएगी और फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और तुम? राशिद ने सवालिया नज़र से छोटे भाई की तरफ देखा। मैं भी तुम्हारे छोटे भाई यानी छोटे चौधरी की हैसियत से इस हवेली में रहूँगा।
हर काम और अमूर में तुम्हारी मदद करूँगा, जिसके नतीजे में मुझे वो तमाम मराहत और सहूलियात मैसर होंगी जो किसी भी चौधरी के छोटे भाई को होती हैं। ये तरतीब और हालात ऐन फितरी होंगे। फर्ज करो। वो ज़रा सी देर के लिए रुका और फिर एक गहरी सांस लेते हुए दोबारा गोया हुआ। अगर अब्बा जी का अचानक इंतकाल हो जाता है और वसीयत एक तरफ रखी जाती है तो भी हमें ऐसी ही सूरत हाल से सामना होगा। मेरे प्रोग्राम पर अमल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि कम से कम तुम इनकी नज़र में अच्छे साबित हो जाओगे और नुसरत से तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। एक बात सच सच बताओ अरशद, राशिद ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। क्या तुम्हारे दिल में ये ख्वाहिश नहीं कि नुसरत जैसी पुरकशिश और हसीन और जमील लड़की से तुम्हारी शादी हो और आइंदा के लिए नूरियाबाद का चौधरी भी तुम्हें ही मुकर्रर किया जाए? तुम जो कुछ मुझे दिलवाने के ख्वाहिशमंद हो वो सब तुम्हें हासिल हो। तुमने कहा है सच सच बताऊं, तो सच सच सुनो, अरशद ने ठहरे हुए लहजे में कहा। इस बात में किसी शक की गुंजाइश नहीं कि नुसरत बहुत ही खूबसूरत लड़की है। इससे शादी की ख्वाहिश अगर मेरे दिल में हो तो ये किसी भी सूरत गलत ना होगा। इसी तरह अगर अब्बा जी अपने बाद मुझे नूरियाबाद का चौधरी मुकर्रर करते हैं तो ये बड़े एहसास और फ़ख्र की बात होगी। लेकिन ये भी तो सोचो। वो एक मरतबा फिर रुका और थूक निकल कर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला। ये बड़ी गौर तलब और हकीक की बात है कि नुसरत से सिर्फ एक शख्स ही शादी कर सकता है। इसी तरह हम में से कोई एक भाई नूरियाबाद का आइंदा चौधरी मुकर्रर हो सकता है। ना तो एक गांव के दो चौधरी होते हैं और ना ही एक औरत के दो शौहर हो सकते हैं। लिहाजा इन दोनों हलकों में तुम्हारा बिला मुकाबला मुंतखब होना ही हम दोनों के लिए सूदमंद है। इसी तरह हम बहुत बड़े नुकसान से महफूज रहेंगे। कैसा नुकसान? राशिद पूछे बिना न रह सका। यही नुकसान के अरशद वजाहत करते हुए बोला। अगर हमने कोई बिल्कुल ही कारकर्दगी ना दिखाई या बढ़ चढ़ कर एक दूसरे का मुकाबला किया और चाचा जी के लिए फैसला करना मुश्किल हो गया कि हम में से कौन इनका दामाद बनने का अहल है, तो ये सारा मामला उलझन में पड़ सकता है। ऐसी सूरत हाल में अब्बा जी कोई भी ऐसी वसीयत लिखवा सकते हैं कि हम दोनों ही को ज़मीन जायदाद और हर नौयत की वरासत से महरूम कर दिया जाए। चुनांचे हम में से किसी एक को चाचा जी का दिल जीतना होगा। और मुझे एक और भी डर है। अरशद जुमला अधूरा छोड़कर खामोश हुआ तो राशिद ने तशवीश भरे अंदाज में इस्तफसार किया। तुम्हारा इशारा किस तरफ है? तुम जानते हो ना अब्बा जी अपने छोटे भाई यानी चाचा काजिम से कितनी मोहब्बत करते हैं। अरशद ने बड़े पुरस्कार लहजे में वजाहत करते हुए कहा। अगर वो हम दोनों की तरफ से मायूस हो गए तो वो वसीयत में ये सारी ज़मीन जायदाद चाचा के नाम भी लिखवा सकते हैं। हम घर के रहेंगे और ना ही घाट के। धोबी के कुत्ते की तरह इधर उधर च्याऊं च्याऊं और भौं भौं करते हुए नजर आएंगे। राशिद के चेहरे और आंखों में तशवीश के तासुरात नमूदार हुए। बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यही नहीं, सब कुछ तो ठीक कह रहा हूँ, अरशद ने पुरएतमाद लहजे में कहा। ठीक है, राशिद ने सर को औसबाती जुम्बिश दी। मैं तुम्हारे साथ देने को तैयार हूँ, लेकिन अब्बा जी या चाचा जी को इस बात से शक हो सकता है कि तुम इस आजमाइश में भरपूर हिस्सा क्यों नहीं ले रहे हो। मैं हिस्सा लेता हुआ नजर आऊँगा, अरशद एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला। लेकिन ऐसे नताइज नहीं दूंगा कि चाचा जी मुझसे मुतासिर हों और इन्हें फैसला करने में कोई दुश्वारी महसूस हो। तो मेरी बात समझ रहे हो ना? अरशद ने अस्पात में गर्दन हिलाने पर इत्तेफाक किया। ये थे चौधरी नाजिम के वो दो अदद सपूत जिन्हें वो बेकार और नालायक समझता था। अगर वो कहीं छुपकर इनकी मनसूबबंदी सुन लेता तो इसके 14 तबक यकलख्त गुल होकर रह जाते। ऐसी होनहार और टैलेंटेड औलाद अल्लाह किसी किसी को ही देता है। अगले रोज़ से उन्होंने अपने प्रोग्राम पर अमल शुरू कर दिया। राशिद अपने अब्बा जी से इजाज़त लेकर चाचा जी से मिलने जलालपुर रवाना हो गया। नूरियाबाद और जलालपुर में लगभग 8 मील का फासला हायल था। वो दोनों चाहे कितने भी नालायक और हड हराम क्यों ना हों, लेकिन ये बात मानना होगी कि अरशद का दिमाग मनफी सरगर्मियों में बहुत चलता था। उसने चौधरी नाजिम को उल्लू बनाने और उसकी डाली हुई आजमाइश का तोड़ करने के लिए जो मनसूबाबंदी की थी उसके नतीजे में इन्हीं का फ़ायदा होने वाला था। इसका शैतानी दिमाग बड़ी आसानी से इस राज तक पहुंच गया था कि अब्बा जी और चाचा जी ने किसी गठजोड़ के नतीजे ही में इन्हें इस राह पर डाला है। 2-3 फेरों के बाद राशिद ने चौधरी काजिम से पूछा, चाचा जी एक बात तो बताएं।
चौधरी कासिम हमतन गोश हो गया और सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ पुत्र जी, क्या बात है? क्या मैं आपको निकम्मा और निखट्टू नजर आता हूँ? राशिद ने गहरी संजीदगी से पूछा। नहीं पुत्र, चौधरी कासिम ने नफी में गर्दन हिला दी। कौन कहता है कि तुम ऐसे हो? मेरे बारे में अब्बा जी का ख्याल ऐसा ही है, वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला। पता नहीं भाई जी ने क्या सोचकर ऐसा कहा है, कासिम ने संजीदगी की अदाकारी करते हुए कहा। मुझे तो तुम ठीक ठाक और काबिल नजर आते हो। मैं भाई जी से बात करूंगा। इसकी ज़रूरत नहीं है चाचा जी, राशिद ने जल्दी से कहा और टटोलती हुई नज़र से अपने चाचा जी को तकने लगा। चौधरी नाजिम ने दोनों बेटों से बात करते हुए इनकी शादी का हवाला भी दिया था और वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि चौधरी कासिम ने नुसरत के रिश्ते से महज इसलिए इनकार किया था कि वो अपने भतीजों को निकम्मा और नालायक समझता है। इस तनाजुर में चौधरी कासिम का हालिया रवैया फिक्र अंगेज था। वो इस वक्त राशिद की हिमायत में बोल रहा था, जिससे यही जाहिर होता था कि अब्बा जी ने नुसरत के रिश्ते वाली वो बात बिल्कुल गलत कही थी और अगर बिलफर्ज मुहाल चौधरी नाजिम ने किसी गलत बयानी से काम नहीं लिया था तो इसका मतलब था कि अब चाचा जी एक सोचे समझे मंसूबे के तहत उसे बेवकूफ़ बना रहे थे। गोया अरशद का ये खदशा बिल्कुल दुरुस्त था कि वो दोनों भाई बाहमी मुशावरत से इन दोनों भाइयों से खेल रहे थे, लिहाजा उन्हें भी इसी सफाई से ये खेल जारी रखना था। चौधरी कासिम ने राशिद की आंखों में देखते हुए शफकत भरे लहजे में कहा, बेटा जी तुम एक काम करो। क्या काम चाचा जी? राशिद चौधरी कासिम की बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ा। अगर भाई जी तुम्हारी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हैं तो इस मसले का एक हल है, कासिम ने हमदर्दाना अंदाज में कहा। तुम अपने अमल से इन पर साबित कर दो कि तुम्हारे बारे में इनका ख्याल दुरुस्त नहीं। लेकिन मैं ये सब कुछ कैसे साबित करूं चाचा जी? अपने अमल और कारकर्दगी से, कासिम ने ठहरे हुए लहजे में कहा। एक बात अपने जहन में नक्श कर लो कि किसी भी चौधरी और जमींदार के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत ज़मीन की होती है, क्योंकि इसी ज़मीन की वुसअत की बिना पर किसी चौधरी को छोटा और बड़ा कहा और समझा जाता है। वालिदैन अपनी उस औलाद को काबिल और समझदार तसव्वुर करते हैं जिसकी नज़र ज़मींदारी पर हो, और बदकिस्मती से तुम्हारा रुझान ज़मींदारी की तरफ नहीं है। खेतों में काम करने वाले दर्जनों नौकर चाकर सही, लेकिन इस उम्र में भी भाई जी ही को ज़मींदारी के सारे मामलात की देखभाल और निगरानी करनी पड़ती है। तुम आसानी से समझने के लिए मेरी मिसाल ले लो। मेरे पास तो भाई जी से कहीं कम ज़मीन है और मैं उम्र में उनसे 12-15 साल छोटा भी हूँ, लेकिन इसके बावजूद ज़मींदारी का सारा इंतज़ाम हक नवाज ने अपने ज़िम्मे ले रखा है, जबकि वो शादीशुदा भी है और उसके 2 बच्चे हैं। इसकी घरेलू जिम्मेदारियां भी अपनी जगह हैं, लेकिन मजाल है कि ज़मींदारी के हवाले से मुझे किसी फिक्र में पड़ना पड़े। जब रब नवाज जिंदा था तो ये काम दोनों भाई मिलकर करते थे। देखो पुत्र जी, चौधरी कासिम ने लम्हाती तवक्कुफ करके राशिद की आंखों में देखा, फिर गंभीर लहजे में बोला, भाई जी के पास कोई 125-150 एकड़ अराजी है। इस ज़मीन पर काश्तकारी और खेती बाड़ी के लिए मुलाजिमों और मजदूरों की भी कोई कमी नहीं। लेकिन वो जो बात मैंने पहले कही है ना कि भाई जी 73 साल के हो गए हैं और इस उम्र में भी इन्हें तमाम उमूर की निगरानी खुद ही करना पड़ रही है, तो इस नुक्ते को समझने की कोशिश करो। मुझे 100% उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि अगर तुम नवाज की तरह भाई जी के कंधों और जहन का बोझ हल्का कर दो तो वो तुम्हें अपनी सबसे ज़्यादा लायक फायक औलाद समझने लगेंगे। अगर मेरी बात का भरोसा ना हो तो आजमा कर देख लो। चौधरी कासिम की इस नासेहाना तकरीर के दौरान में राशिद ने ज़बान से एक लफ्ज़ भी अदा नहीं किया था, बल्कि पूरी तवज्जो से वो अपने चाचा जी को सुनता रहा था और ये समझने की कोशिश करता रहा था कि चौधरी नाजिम और चौधरी कासिम में क्या सेटिंग चल रही है। चौधरी कासिम के खामोश होने पर उसने जल्दी से कहा, नहीं चाचा जी, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया हूँ, आप बेफिक्र हो जाएं। मैं अब्बा जी की नज़र में खुद को मनवा कर रहूँगा। शाबाश पुत्र जी, चौधरी कासिम ने दिल की गहराइयों से कहा, तुम अगर चाहो तो अपनी सलाहियतों को फौरी तौर पर मनवा सकते हो, ये अच्छा मौका है। वो किस तरह चाचा जी? राशिद ने किता कलामी करते हुए पूछा। कौन सा ऐसा मौका है जिससे मैं फ़ायदा उठाकर अब्बा जी की नज़र में सुरखरू हो सकता हूँ? मैं वही तो बता रहा हूँ। देखो पुत्र, इस वक्त खेतों में एक फसल तैयार खड़ी है। जिस रोज़ उसकी
کٹائی شروع ہو جائے گی تو تم ابھی جا کر بھائی جی سے ملو اور ان سے کہو کہ اس بار تم اس فصل کی کٹائی اور دیگر امور کی دیکھ بھال خود کرو گے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ بھائی جی خوش ہو کر تمہیں اس بات کی اجازت دے دیں گے۔ اس طرح تمہیں خود کو باصلاحیت ثابت کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اور ہاں، اس نے معنی خیز انداز میں توقف کرتے ہوئے اضافہ کیا، اس کام کی انجام دہی کے دوران میں اگر تمہیں کوئی دشواری پیش آ جائے تو کسی سے کوئی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم سیدھا میرے پاس آ جانا، میں تمہیں ہر قسم کی رہنمائی اور مدد فراہم کروں گا۔ ٹھیک ہے نا پتر جی؟